आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की जारियत का एक और नमूना पेश किया गया है उनकी तरफ से। कहा जा रहा है ये सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से जो डेफिनेशन हमारे सुनने में आ रही है नाज़रीन, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजह क्या है? भारत इतने बुलंदोबांग दावे क्यों कर रहा है? यही बात समझ में आती है कि तवज्जो हटाने की कोशिश है। नंबर एक, कश्मीर की स्ट्रगल से, कश्मीरियों की स्ट्रगल से। नंबर दो, उड़ी के वाक़े के बाद जो अंदर जंगी जनून सवार है भारत के लोगों के में, भारत के लीडरान की स्टेटमेंट से जो वाज़े होता है, उसको भी सेटिस्फाई करना है भारत ने कि कैसे अपनी आवाम को पैसिफाई किया जाए। और जो इस वक्त फायरिंग हुई रात को 3 बजे स्टार्ट हुई और सुबह तक जारी रही, उसको यही कहा जा सकता है कि अपनी आवाम को बेचा जा रहा है मोदी सरकार साहब की तरफ से। कहा जा रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर में है मोदी सरकार इस वक्त और उन्हें कुछ करके दिखाना है। तो एक तीर से शायद दो शिकार किए भारतीय हुकूमत ने। एक तरफ कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाई और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ सींग अड़ाकर ये अपनी आवाम को भी बावर करा दिया कि देख लीजिए हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कुछ सवालात हैं जो इसमें से जन्म लेते हैं, उन हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। जनरल साहब, सबसे पहले हम जानना ये चाहते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है भारत की तरफ से, वो असल में क्या था और सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है? थैंक यू वेरी मच फैसल। पहली बात हम कर लें कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है और उसे क्यों कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जी, सर्जिकल स्ट्राइक होती है प्रिसीजन स्ट्राइक एंड प्रिसीजन वेपन्स यूज होते हैं। दैट इज एयर स्ट्राइक को या हेलीबॉर्न ट्रुप से अगर प्रिसाइज टारगेट के ऊपर एयर रेड किया जाए हेलीबॉर्न ट्रुप्स के साथ, तो वो आता है प्रिसीजन स्ट्राइक में कि क्विक स्ट्राइक करके द ट्रुप्स दे गो बैक, या एरियल स्ट्राइक से एंगेज करते हैं, या बहुत हाई क्वालिटी के मिसाइल जिनका सर्कुलर प्रोबेबल एरर बहुत कम हो और वो प्रिसीजन एंगेज कर सकें, तो इसको ये आती है प्रिसीजन स्ट्राइक। जो अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिलरी इज एन एरिया वेपन, ये प्रिसीजन का हथियार नहीं है। मोर्टर्स जो हैं, मोर्टर्स भी एरिया टारगेट हैं, ये प्रिसीजन टारगेट नहीं होते इनके। तो ये इन्होंने आर्टिलरी स्ट्राइक की है, मोर्टर से एंगेज किया है 3 एरियाज में। रात को तकरीबन 2:30 बजे इन्होंने ये एंगेज किया, बंडाला सेक्टर में, समानी में और बटाला के एरिया में। जनरल साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है उसका ऑब्जेक्टिव भी देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डेफिनेटली। तो रात को जो इंडिया ने कार्रवाई की रात के अंधेरे में, उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको वो सुबह सर्जिकल स्ट्राइक के साथ रिलेट कर रहे हैं? देखें, नॉर्मली ऐसी स्ट्राइक्स अगर एरियल स्ट्राइक्स हों तो फिर तो उनको रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एनिमी अलर्ट और तैयार बैठा हो तो ऐसा डीप रेड या शैलो रेड जिसे कहते हैं, एक प्रिसाइज टारगेट के ऊपर या फॉरवर्ड कैंप के ऊपर, या खुदा न खास्ता अगर कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हो तो उसके ऊपर एरियल रेड रात को भी किया जा सकता है और रात को भी हेलीबॉर्न ट्रुप्स जो हैं वो रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ हुआ नहीं है। उसकी ये तो एक तो इंडियन आर्मी बड़ी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है उनकी कि आर्टिलरी एंगेजमेंट को और मोर्टर फायर से एंगेजमेंट को वो प्रिसीजन स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव 2 हैं। एक तो जो पिछले 15 दिनों से एक हाइप क्रिएट हुई थी इंडियन मीडिया में और जो बुलंदोबाग दावे किए जा रहे थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे और उनको मजा चखाएंगे या बदला लेंगे उड़ी अटैक का, तो एक तो वो अपने उस टारगेट ऑडियंस को, मीडिया की हो या उनके अपने अखबारात की, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया को, उनको मुतमईन करना चाहते हैं कि हम जो दावे कर रहे थे
हमने वो कर दिखाया है। ठीक है। और दूसरी बात, वो कश्मीर का इशू जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, उस इशू को दबाने के लिए एक नया महाज उन्होंने खोला है, एक शोर शराबा शुरू किया ताकि तवज्जो कश्मीर में होने वाले मजालिम से हट जाए और इंडिया और पाकिस्तान का पूरा मीडिया सिर्फ इस पर फोकस हो जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई, या पाकिस्तान ने बेफिटिंग जवाब दिया है या नहीं दिया। तो ये एक नया डिबेट शुरू हो गया है और जो असल ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है कश्मीर का, वो अनफॉर्चुनेटली बैकग्राउंड में चला गया। जलसा, मुझे ये बताइएगा, ये द फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडिया अखबार है उनका, उन्होंने कहा है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे नाइट वाज अ प्रिसीजन बॉम्बिंग एक्सरसाइज। Was a precision bombing exercise। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इस लैंग्वेज से प्रिसीजन बॉम्बिंग एक्सरसाइज मींस कि एरियल रेड हुआ है, एयर स्ट्राइक उन्होंने की है, और जिस भी टारगेट के खिलाफ वो कह रहे हैं, दे आर क्लेमिंग कि हमने एयर रेड किया है, हमने प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब ये देखना ये है कि ग्राउंड एविडेंस जो अभी तक आप मीडिया पे फुटेज देख रहे हैं जी, मीडिया जो फुटेज दिखा रहा है, इसमें मोर्टर्स की शेल नजर आ रहे हैं, स्मॉल आर्म्स का फायर है जो दीवारों में लगा हुआ नजर आ रहा है, या उनके जो आर्टिलरी शॉट्स हैं वो लगे हुए दीवार में नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं पे बॉम्ब का कोई प्रूफ नहीं है। बॉम्ब जब प्रिसीजन स्ट्राइक हो तो एरिया जो क्रेटर होता है बॉम्ब का, डेफिनेटली उसका साइज और स्पेसिफिकेशन एंटायरली डिफरेंट होती है आर्टिलरी शेल के मुकाबले में। ठीक है, मैं जरा रमेश कुमार साहब को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। रमेश साहब, क्या करना चाह रही है भारत की हुकूमत, क्योंकि जो डेफिनेशंस उनके मुताबिक भी अपनी गलत हो रही हैं, जो हमारे यहाँ डिफेंस के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो भी इसकी डेफिनेशन को निगेट कर रहे हैं, एविडेंस भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है, तो क्या कर रही मोदी सरकार? पहली बात तो ये कि मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ कि इंडिया जो जारत दिखा रहा है, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी 21 तारीख को यूएन के सेशन में, उसके बाद वो समझ रहा है कि मैं अब कश्मीर का जो इशू है उसमें दुनिया के सामने एक नंगा हो गया हूँ कि पता चल गया है कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है। और अगर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं, मगर कश्मीर में अगर हुकूमत इस किस्म के वाक़यात करे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इस चीज़ों में, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी दूसरी तरफ लेके गए कि हम इस कश्मीर के मौक़िफ़ को किस तरीके से डाइवर्ट करें। इन्होंने सिंध ताश मुआहदा जो 1960 में बना था अयूब खान और जवाहरलाल के बीच में, जो 65 और 71 की जंग में जो है वो टूटा नहीं, वो एज इट इज़ रहा, उस मामले को उठाया। मोस्ट फेवरेट नेशन वाला जो उस चीज़ को उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक उठाया। जब वो दो चीज़ें इसकी फैल गई कि उस चीज़ के ऊपर नहीं गया, तो कल से उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की ये बातें, और रात के अंधेरे में इस तरीके से जहाँ पे सीज फायर है, अगर लड़ना है तो फिर खुली आप लड़ाई करें। फिर इनको पता चले कि पाकिस्तान की 20 करोड़ फौज जो है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़र्क पाकिस्तान और इंडिया में क्या है, क्योंकि मैं वहाँ भी जाता रहता हूँ, लाजमी हमारी धार्मिक प्लेसेस वहाँ पे हैं, हरिद्वार वगैरह तीर्थ मेरे वहाँ पे है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम का जो जुनून है, वो अपनी धरती माँ के लिए जितना जुनून है वो मैंने कभी नहीं देखा किसी में, किसी भी, मैंने पूरी दुनिया देखी है। 20 करोड़ अवाम, वो ऐसा एक समझ लो कि पाकिस्तान की फौज है। कुछ ऐसे लीडर हैं जो इसी टाइम पे भी जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, वो और चीज़ है, मगर आज वो मौक़िफ़ नहीं है कि मैं आज उसी टॉपिक पे चला जाऊं। मगर इस तरीके की बातें करना और इस तरीके की इंतशार फैलाना, या सार्क कंट्रीज को कि भाई अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान गलत है, आप सार्क कंट्रीज, ये सार्क कॉन्फ्रेंस क्यों बनी थी 80s में जो बनी, आज 17वां इजलास अगर हो रहा था तो आपका काम था, अगर पाकिस्तान गलत है आप उधर आके बात करें। हमारे चौधरी निसार साहब ने बात की ना, जब पहली बार जब ये अभी आए थे मिनिस्टर साहब, तब उन्होंने बात की। आपको भी अगर कोई मसले मसाले आप वहां पे बात करें, हमें जो मसले मसाले होंगे वहां पे बात, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें यूएन से पहले हमें सार्क में ये चीजें। मोदी सरकार क्या कर रही है अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो इंतहाई शदीद अल्फाज में मैं हिंदुस्तान के इस बहीमाना एक्ट की मज़म्मत करता हूँ और ये इसका भरपूर अदा करता हूँ
कि हाँ, हम उनसे छोटा मुल्क हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत पड़ने पर इंशाल्लाह उनके, अगर पहले तो जंग नहीं होनी चाहिए, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि इस हिंदुस्तान के लिए ना पाक फ़ौज की ज़रूरत है, ना पाकिस्तान की किसी और, इसके लिए KPK का एक ज़िला ही काफ़ी है। जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, ख़ासकर जो मैं पीछे जज्बात पख्तूनख्वा में लोगों की देख रहा हूँ, मुझे लगता ये है कि हिंदुस्तान ने कल रात ही अमल करके भेड़ों के छत्ते में उसने उंगली डाल दी है। और ये जो झूठ मूठ का उनका जो DGMO ने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ उसका जो ओहदा है वो उसको जेब नहीं देता किस तरह की वो कज़ब बयानी करे, इस तरह वो झूठी बातें करे। सर्जिकल स्ट्राइक्स सबको पता है क्या होता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स ये होती है जब आप अपनी एयर स्पेस ख़त्म करके क्रॉस करके दूसरे की एयर स्पेस में जाते हैं। अल्लाह करे आए ज़रा ये अपनी हमारी एयर स्पेस में, हम तो फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम प्रोवोक होंगे इतनी इस चीज़ से, हम फिर भी पीसफुल रहेंगे, लेकिन अपना भरपूर दिफा करेंगे। मैं समझता हूँ पाक फौज ने भरपूर दिफा किया रात को, और अगर इन्होंने हिम्मत की इधर आने की तो मैं समझता हूँ पहले तो एक MM आलम था, इनको MM आलम गिरते भी अभी इंशाल्लाह हर पाक फौज का, हर एयरफोर्स का पायलट MM आलम बनेगा इंशाल्लाह। ठीक, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो इसमें इस सूरत हाल के हवाले से हम बात करना चाहते हैं नाज़रीन। जो पहले हम प्रोग्राम करते थे, उड़ी वाकया अभी नहीं हुआ था, उस वक्त भी हम ये जानने की कोशिश करते थे कि नाज़रीन जल साहब हमें ये बताइएगा, भारत ने ये जो हरकत की है, इस हरकत के बाद या उससे पहले भी जो हम कह रहे हैं कि डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, डाइवर्ट करने के लिए ये तमाम काम किया जा रहा है, व्हाट इज द थ्रेट या व्हाट इज द डेंजर? देखें, डेंजर अगर तो आप बात कर रहे हैं इंडो पाकिस्तान लार्जर साइज के कॉन्फ्लिक्ट हुई और कॉन्फ्लिक्ट क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड टू अ रीजन की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम जो वो कर सकते थे वो ये है, या उन्होंने आर्टिलरी एंगेजमेंट की है, और अगर इससे ज्यादा वो जुर्रत का मुजाहरा करें तो जो वो कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो अभी तक नहीं की, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत कर सकते हैं। इससे ज्यादा बात एक तो इंटरनेशनली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस हैं, बिकॉज इसके बाद एयर स्ट्राइक भी इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की जाए एयर के साथ तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं माजरत चाहता हूं, आपकी थॉट को मैं प्रोसेस को यहां पे रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, जो रात को हुआ है वो क्या है? Is it an act of war? नहीं, it is not an act of war। ये जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है या वर्किंग बाउंड्री है, उसके अगेंस्ट इट इज अ सीज फायर वायलेशन, जो इससे पहले भी अक्सर होती रहती हैं। स्मॉल आर्म्स का फायर भी होता रहता है, आर्टिलरी डुअल्स भी होते रहते हैं, और बाज़ औक़ात ये आर्टिलरी डुअल्स 10-12 दिन चलते रहते हैं। एक जगह उन्होंने स्ट्राइक किया, जवाबी स्ट्राइक हम करेंगे, फिर वो किसी और सेक्टर में करेंगे, उसके जवाब में फिर पाकिस्तान कोई और सेक्टर चुनेगा, तो ये 10-12 दिन भी प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। ये है सीज फायर वायोलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के अगेंस्ट। ये इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट नहीं हुई। तो जल साहब, जो कारगिल का वाकया था, कारगिल के वाकये के बाद क्या एंटीसिपेट किया जा रहा था कि भारत जो है किसी और सरहद के पार आके हमला कर सकता है कारगिल से तवज्जो हटाने के लिए, और फिर मियां साहब हैड टू लीव फॉर US। तो ये सिचुएशंस, मैं कहने का मतलब है कि ग्रेजुअली इमर्ज होती हैं। आप क्या कहते हैं? उसमें ये था कि पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके अक्रॉस जाकर नंबर ऑफ पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, जो कि इससे पहले इंडिया 1984 में सियाचिन में आके कर चुका है। अब उस सियाचिन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको दोबारा लाइमलाइट में लाने के लिए ये एक्ट किया गया। अभी ये बहुत पुरानी बात हो गई है, इस पे बहुत बहस तमीज हो चुकी है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन ओपन थी वो ये था, जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और बिल क्लिंटन ने उन्हें बुलाया था, तो उसमें एक क्विड प्रो को ये हो सकता था कि ओके, अगर 212 या 215 पोस्टों पर पाकिस्तान आर्मी ने आकर कब्जा कर लिया है,
तो बिल्कुल इसी तरह 1984 में इंडिया ने सियाचिन में आके किया था। तो हम दोनों कंट्रीज वो सियाचिन से निकल जाएं, हम कारगिल से निकल जाते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करते हैं दोनों तरफ। लेकिन उस वक्त हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने वहां जाके कुछ और कह दिया कि जी मेरी आर्मी तो मुझे बताती नहीं है, वो मेरे काबू में नहीं है। फिर एक रोग आर्मी की साहब, उस वक्त सेंटिमेंट भारत के अंदर अगर हम गेज करें तो कुछ और था, और मेरा ख्याल है इस आर्गुमेंट के हवाले से शायद गुंजाइश उस वक्त बनती हो या ना बनती हो। बहरहाल मैं करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूं। स्लाइडिंग इनटू अ केओस, कितनी आपके ख्याल में गुंजाइश मौजूद है इस कॉन्फ्लिक्ट में? मेरे ख्याल में दोनों तरफ बड़ी प्रोफेशनल आर्मीज हैं, और वो जिस भी एरिया को, पॉलिटिकल लीडरशिप को या अपनी आवाम को या अपने मीडिया को खुश करने के लिए इंडिया ने जो कार्रवाई की है, या अपना एक भरम रखने के लिए कि जी उड़ी में हम पर हमला हुआ है तो हम जवाबी हमला कर रहे हैं, उन्होंने ये एक हरकत तो की है। और आर्टिलरी के शेल्स और ये नजर आ रहे हैं उनके मोटर के शेल्स जो उन्होंने फायर किए हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये एंगेजमेंट तो की है, लेकिन इससे ज्यादा एस्केलेशन ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो इसकी जरूरत करेंगे। ठीक है, मैं रमेश साहब आपसे यही जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स भी देते रहें, अपनी आवाम को भी पैसिफाई करना हो, गम गुस्सा का भी तदारुक करना हो, तो फिर ये सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है, मजीद खराब हो सकती है, मजीद इस तरह के कन्वेंशनल वॉर के तरफ भी हम जा सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ हम एक मैच्योर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो ना वो इमेच्योर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे लोकल सियासतदान कुछ हैं जो इमेच्योर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंस, हमने ये टाइम देखा, हमें उस टाइम का भी पता है, जो अभी इन्होंने कारगिल की बात की या हालात की जो बात की, हम वो देख रहे हैं। हमारा इस वक्त एक क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो कश्मीर है। हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन हम पैदा करें जिससे कश्मीर का जो इशू जो इस वक्त जिस लेवल पे हमने पहुंचाया है और वो हल की तरफ है, और वो किसी भी तरीके से वो उसका इशू जो है वो सबूताज हो जाए। तो जो जारत दिखाई जा रही है इंडिया की तरफ से, हमारी आज भी कोशिश ये है कि ये जो इंतशार और ये जंग ये नहीं हो। उसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि हम बुज़दिलाना काम दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए ना, हमारी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की तरफ से बहुत मैच्योर रिस्पांस हम आज सिर्फ ये चाह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर वहां से कोई ऐसा होता है अमल, तो हम उसका रिएक्शन जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं। मगर फिर भी भारत को इन चीज का समझना चाहिए कि पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान नहीं ले। अगर पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया गया, ये पाकिस्तान अगर हैश टैश में अगर आ गया, तो जो अली मोहम्मद साहब ने बात की है, यहाँ पे जुनून है। और ये मैं समझता हूँ फिर जो है ना, फिर यहाँ पे अगर हमला होगा तो यहाँ से 8 हमले हो जाएंगे, तो जिसका नुकसान जो है दोनों कंट्रीज का होगा। मगर उसकी पहल किसके पास जा रही है? इंडिया के पास जा रही है। तो वो कहीं एक कश्मीर देने की जगह पे और न कहीं हमें दे बैठे। तो मैं समझ रहा हूँ ये इन चीज़ों के ऊपर सीरियसली उनको सोचना चाहिए। जारियत जो है आजकल के माहौल में, जहाँ पे दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हो, वहाँ पे ऐसी इमेच्योर पॉलिटिक्स, ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट्स ये देना, पाकिस्तान के साथ अगर इश्यूज हैं इंडिया को, हमारे साथ बात करें। हमारी लीडरशिप खुद डायरेक्ट बात करती है। अगर पठानकोट का हमला होता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद बात करता है। तो क्यों नहीं कश्मीर का अगर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो खुद वो कहे कि जाए आप आए, एनालिस्ट भेजें। अगर वो अंदर से साफ हैं तो उनको भी ऐसी बात करनी, नहीं तो दुनिया में हर कोई समझ रहा है। इसी सूरत हाल की अली साहब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कुछ छुपाने के लिए ये कर रहा है। इंडिया को खदशा है कि कश्मीर की स्ट्रगल इस वक्त जो 3 महीने को होने को आई और कर्फ्यू इम्पोज हुआ है और एहतजाज जो है फिर एक्सटेंड कर दिया है कश्मीरी लीडरशिप ने, तो उनके लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि ये क्या मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे। एक काम किया उन्होंने, दूसरा काम तो नहीं करेंगे इसके बाद, और अगर दूसरा काम किया तो फिर हमारे अवाम भी कहेंगे जनाब बहुत मैच्योर रिस्पांस हो गया, अब इन्हें सबक सिखाइए। फिर ये यहां पे शुरू हो जाएगा काम। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं फुल स्केल वॉर की तो कोई मुझे नहीं लगता होगी। उसकी वजह यह है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और
उसका फिर नुकसान पूरे साउथ एशिया को होगा और फिर बहुत बड़ी तबाही उससे फैलेगी। इस तरह की स्किर्मिशेस का वो ख़तरा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो बात करते हैं उसका भी इम्कान है कि वो एयर स्पेस हमारी वायलेट करें, जो हमारी मतलब है जब हम अफ़गान वॉर जब होती थी, आपको याद होगा रशिया की तरफ से होती थी, हमारी एयर स्पेस अक्सर वायलेट होती थी, फिर उसके ख़िलाफ़ हमारी एयरफोर्स जाती थी। तो ये इसके इम्कानात हैं शॉर्ट स्किर्मिशेस के, बड़ी के नहीं हैं। एक मौका, लेकिन अगर एयर रेड या एयर वायलेशन की आप बात कर रहे हैं तो वो तो फिर जल साहब कह रहे थे दिस डज नॉट टेंटामाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, फिर पाकिस्तान को लाइकवाइज रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, वो बड़ी सिचुएशन हो जाएगी। देखिए आप फिर भी रिस्ट्रेंट के साथ जाएंगे क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर हैं और आप यहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इंस्टिगेट नहीं करना चाहते। मैं इसको नहीं चाहते, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसको दूसरे तरीके से इस तरह ले रहा हूँ कि यूएन में नवाज शरीफ ने जाके जो स्पीच की कश्मीर पे, वो स्पीच उनकी मुनासिब स्पीच थी, लेकिन उसमें हिंदुस्तानी फैक्टर पे जो पाकिस्तान में वो दरअंदाजी कर रहा है, जो कुलभूषण यादव की उस पर बहुत बात हुई, कुलभूषण यादव पे नहीं बोले, ये वो एक अपॉर्चुनिटी आपने वो मिस की। ये जो अभी आपको हिंदुस्तान ने प्लेट में रखे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि बाकायदा वो एडमिट करते हैं, यानी कि जो उड़ी में हुआ है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना कि किसने किया, कहाँ से आया, क्या उधर से कोई था, क्या था, ये तो उनका वो खुद एडमिट करता है कि हमने ये तीर मारा है रात के 1:30 बजे एक अयार और बुजदिल दुश्मन की तरह, जिस तरह 65 में किया था, बुजदिली के कारनामों पे ये कारनामे करते हैं। वो भाई लड़ना है तो दिन की रोशनी में आओ या फिर ऐलान करके आओ ताकि तुम्हें लग पता जाए। तो इस इशू को अब हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी हुकूमत को, मियाँ साहब की हुकूमत को लेके जाना चाहिए कि ये है वो हिंदुस्तान जो हमें दहशतगर्द कहता है, इनका अपना चेहरा स्याह है। वहां पे एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस की थी मियाँ नवाज शरीफ ने कि वहां पे जनरल असेंबली में वो धड़ल्ले से कहते, वो कह देते कुलभूषण यादव इधर किस लिए आया था, फूल उगाने आया था, रॉ का एजेंट यहाँ पे कोई लोगों को शरीनी बांटने आया था। वो खुद एडमिट करता है कि कराची में, फाटे में और बलूचिस्तान में इसने जो है वो दरअंदाजी करने आया था। सी पैक के भी वो खिलाफ है, उसके खिलाफ भी उसकी कार्रवाई, वो सारी डिटेल उसकी हमें तो नहीं मिली, लेकिन कुछ अंदाजा है मीडिया में, रिपोर्ट्स में। तो एक वो, दूसरा जो नरेंद्र मोदी ने, देखें ये कुछ चीजें आप कनेक्ट करें ना, दुनिया में आपका बड़ा सा केस बनता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तकरीबन इन्हीं दिनों में बांग्लादेश जाके पाकिस्तान तोड़ने पे इनाम नहीं लिया था, शेख हसीना वाजिद से लिया था। उसने एडमिट किया था कि हाँ हमने मुक्ति बहानी बनाई, बड़ा तंग के खड़ा हुआ था कि हमने पाकिस्तान तोड़ा, कहा था ना उसने। किसने केस लड़ना है पाकिस्तान का? अब किसने केस लड़ना है जी पाकिस्तान का? मैं देखें, मैं समझता हूं अली मोमन ने जो आज बात की है बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान का केस लड़ना चाहिए। हम पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। अगर हमारे कोई 100% कोई परफेक्ट आदमी नहीं होता, मैं समझता हूं कि आज इन्होंने जो कहा है कि भूल चूक हुई प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेरी बात तो करने ना कंप्लीट। और मैं समझता हूं कि इनका इतना भी कहना इतने कि भाई प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी स्पीच थी, मगर उसमें कम कमी पेशी थी। पहले भी वो तो थोड़ी बहुत तो होती भी है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और बॉर्डरों के साथ जो चीजें हो रही है वो है। मगर आज अली मोहम्मद साहब जो बात के ऊपर कि आज इनको भी इमरान खान को ये कल वाली रैली को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर को खुद फोन करे, प्राइम मिनिस्टर को खुद फोन करे कि मैं ये देखो, गेस्चर दिखाना होता है। गेस्चर ये दिखाए कि मैं कल 30 तारीख की जो रैली है वो मुल्क की सलामती के लिए मैं कैंसिल कराऊं और मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की सलामती की खातर, इसी कश्मीर इशू के खातर मैं आपके साथ मिलके आपके काम करना चाहता हूं। देखेंगे इसका गेस्चर कितना बढ़ता है। इसी पे बात करते हैं नाज़रीन। अगर पाकिस्तान की तरफ से आज कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है भारतीय जारयत का, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें मुल्की या अंदरूनी तौर पर क्या क्या स्टेप्स जो हैं मद्देनजर रखने हैं ताकि ये रिस्पांस जो है और भी रॉबस्ट हो और कंसोलिडेटेड हो और सीसा पिलाई दीवार की तरह साबित हो। बात करते हैं एक छोटे से रहे हैं और हमें ये भी बता दीजिए कि हमें क्या करना है उसके रिस्पॉन्स में। देखिए जी, हमारा रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके बड़ा बार बार यादा हो चुका है
कि अगर उन्होंने स्ट्राइक किया, अभी उन्होंने आर्टिलरी एंड मोटर से स्ट्राइक किया तो उनको बिफिटिंग रिप्लाई मिल गया है। अगर उन्होंने एरियल स्ट्राइक करने की कोशिश की या मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की तो दैट वुड बी एंटरिंग इनटू अ डेंजरस डोमेन। वो एक बहुत खतरनाक बात हो जाएगी, लेकिन उसका उन्हीं कॉइन्स में बड़ा बिफिटिंग और पनिशिंग रेस्पॉन्स किया जाएगा, और वहां अगर हम पहुंच गए तो फिर सिचुएशन एस्केलेट होने के चांसेस हैं, विच आई थिंक बोथ द कंट्रीज विल अवॉइड। अब उनके ऊपर प्रेशर ये आ रहा है इंडिया में, उनकी अपोजिशन डिमांड कर रही है उनसे कि अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो हमें टारगेट और इफेक्ट्स बता दें कि आपने कहां स्ट्राइक की है और क्या अचीव किया है। हम बिल्कुल यही चीज इस तरफ भी है। देखो, एक बात है बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर उन्होंने स्ट्राइक की है और हम उसको ब्रशिंग अंडर द कार्पेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं उन्होंने स्ट्राइक नहीं की, तो ये मीडिया का दौर है। चैनल्स आज नहीं तो कल उस स्ट्राइक वाली जगह पे पहुंच जाएंगे, टेलीफोन पे इतलात आनी शुरू हो जाएंगी, उस स्ट्राइक के रिजल्ट की फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो जाएंगी, फुटेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर कोई भी, अगर हम उनकी इस स्ट्राइक को लाइंग लो ले रहे हैं तो भी मीडिया में एक्सपोज हो जाएंगे, अगर वो अपने मीडिया से झूठ बोल रहे हैं तो वो भी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एरियल स्ट्राइक का कोई एविडेंस है नहीं। जल साहब, एक बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म है। अगर आप कहते हैं कि अगर मुहिम जोई भारत की तरफ से आइंदा हुई तो उसको बिफिटिंग रिस्पांस मिलेगा, ये जो बिफिटिंग रिस्पांस है इसके कोई एंड्स या पैरामीटर्स भी डिफाइंड होते हैं कि फिर अगर आपको नुकसान पहुंचा है तो फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम नुकसान जो है पहुंचाना रहता है? हाँ, नहीं, अनफॉर्चुनेटली बिफिटिंग रिस्पांस का मतलब ये होता है टिट फॉर टैट। अगर वो हमें स्ट्राइक करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उससे बढ़ के उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो फिर हमारे ऊपर मजीद स्ट्राइक करेंगे। जैसे पहले मैं आपको कह रहा था कि हो सकता है ये जो आर्टिलरी एक्सचेंजेस हैं, जो मोटर एक्सचेंजेस हैं, सीज फायर वायलेशन प्रिसाइजली स्पीकिंग, हो सकता है ये 10 से 15 दिन और चलती रहें वर्स्ट सिचुएशन में। और अगर अकल काम कर गई तो हो सकता है इस आज की स्ट्राइक के बाद खामोशी हो जाए। जल साहब, बिल्कुल मुख्तसरन, ये सरप्राइज का एलिमेंट भी होता है सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए? डेफिनेटली, जो यहाँ पे मौजूद नहीं था। नहीं, यहाँ पे देखो सरप्राइज होता है जब आप किसी भी टारगेट को एंगेज कर जाते हैं, जब दुश्मन तैयार ना हो या जो जिस एरिया को टारगेट किया जा रहा हो वो तैयार ना हो और आप स्ट्राइक कर जाएं, तो टेक्निकली तो यही सरप्राइज होता है ना जी। ठीक है, तो अगर उन्होंने सरप्राइज अचीव किया भी है तो इफेक्ट्स तो ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे। जी, सरप्राइज, वी वर विजिलेंट, वी वर वाचिंग द सिचुएशन, तो सरप्राइज का एलिमेंट, वी वर वेरी विजिलेंट, और उनकी आर्टिलरी मूवमेंट और फॉरवर्ड आर्टिलरी एमिनिशन जो मूव हो रहा था और जो डंपिंग हो रही थी हम उसको देख रहे थे, और मुताल्लिका लोगों को कन्वे भी कर दिया गया था। डीजीएमओ ने उनकी डीजीएमओ से हॉटलाइन पे बात करके उनको ये भी बता दिया था कि अगर आपने किया तो इसका जवाब ये आएगा, जो कि आज उनको मिल गया है। ये पहले बात हो चुकी थी डीजीएमओस के दरमियान कि अगर आपने ये काम किया तो बिल्कुल डीजीएमओस के दरमियान मेरे ख्याल में आज से 3 दिन पहले ये बात हो चुकी थी, और उनको बता दिया गया था कि ये जो आप फॉरवर्ड डंपिंग और ये कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग इट, एंड शुड यू ट्राई टू एंगेज across the border you will get a befitting reply. ओके, अली मोहम्मद खान साहब, आपके लिए सवाल छोड़ा था रमेश कुमार साहब ने। आज इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम जाएंगे तो जरूर रायविंड मार्च के लिए नवाज शरीफ साहब के साथ साथ मोदी साहब को भी जवाब देंगे, तो इमरान खान साहब की नजर में मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब बराबर हैं? नहीं, कभी भी बराबर नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मियाँ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, उनके तर्ज हुकूमत, तर्ज सियासत और उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं पनामा लीक्स में जो निकली हैं, उस पर हमें एतराज़ है, जिस पर हम एहतजाज करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस एहतजाज की बात है, तकरीबन 5 दिन पहले मेरी इस पर इमरान खान साहब से बात हुई थी कि आप क्या समझते हैं, क्या इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए या जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि चूँकि फ़िलहाल बड़ी जंग का ख़तरा नहीं है तो हम इस पर जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा ख़तरा हुआ तो 1 मिनट हम नहीं लगाएंगे इसको मौखर करने में। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ
कि कल जो हमारा रात को वो हमारा जलसा है, जाहिर है पॉलिटिकली गैदरिंग है, उसके लिए इंतजाम हो चुके हैं, लोग आएंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर मियाँ साहब कल सुबह की भी दावत देते हैं, सुबह को कौमी असम्बली में या सुबह का कोई वो मीटिंग कॉल करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं खान साहब उसमें बिल्कुल तशरीफ़ लाएंगे, उसमें बैठेंगे। और कल के बाद परसों भी है, वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर विद द आर्मी अगेंस्ट इंडियन ऑपरेशन। हम उसमें मजबूती से अपनी हुकूमत और अपनी पाक फौज के साथ हैं, और इसमें इंशाल्लाह मियाँ साहब इमरान खान को एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, रमेश साहब, वो तो आपको तो बड़ी खुली ऑफर पीटीआई की तरफ से मैंने देखें, वो तो हमारा कॉल फैल है। हम लाजमी है, कल हमने फेडरल कैबिनेट की भी मीटिंग बुलाई है, और हम फेडरल कैबिनेट के बाद इजलास ज्वाइंट सेशन भी ट्यूसडे को कॉल कर रहे हैं इस इशू को डिस्कस करने के लिए। मैंने खान साहब के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है, उनके लिए मैं भी 16 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया है ऐसी सियासत के अंदर, 2002 से मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की कि आज अगर इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करे, खुद प्राइम मिनिस्टर को, तो इसका वज़न अवाम के अंदर बढ़ेगा। ठीक है ना। हम तो देखो हमें जो सजेशन दे रहे हैं, हम उनकी सजेशन आंखों पे रखते हैं, और कल कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन होगा। हम जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उधर हम खान साहब को सुनेंगे, इनकी एडवाइजेस लेंगे। हम हर पॉलिटिकल पार्टी की इज्जत करते हैं, मगर मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं कि जब 30 तारीख को जो रायवन मार्च जो अपने लिए हो रहा है, जो अपने इंटरनल मैटर्स के लिए हो रहा है, मगर आज पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, आज कश्मीरियों की जदोजहद का मसला है। आज इस टाइम के ऊपर आज जो लगा दिए हैं, आज इस टाइम, आज नहीं, हमने कंटेनर कोई भी अपने तरफ से नहीं लगाया, लगा दिए हैं। आपने रायवंड जाने के लिए, आज रायवंड जाने के लिए जो भी कंटेनर तहरीक इंसाफ की जो भी वहां पे लीडरशिप है, उनसे बाकायदे कांटेक्ट में है। हमारी तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, इंतजामिया की तरफ से, हमारी तरफ से जो है, जो रास्ते ये वो कहीं पे भी इनको प्रॉब्लम होगा, देखिए हमारी तरफ से कोई रुकावट इनको नहीं है। हाँ। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मगर मैं आज इनको कहूंगा कि आज वक्त है कि वो पाकिस्तान की सालमियत की खातर, कश्मीरियों की जदोजहद की खातर, अगर अवाम की दिलों में बैठना है, ये क्यों बार बार इलेक्शनों में हार है, इस वजह से कि इस इमेच्योर पॉलिटिक्स के अंदर एक अपनी जात की बू आ रही है, पाकिस्तान की बू नहीं आ रही है। इनको अगर पाकिस्तान की सियासत करनी है, अगर नया मोड़ 2018 की इलेक्शन में चाहते हैं कि पीटीआई के लिए आए, तो कल आज ही रात को पीएम साहब को फोन करे कि मैं 30 तारीख का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि कल मैं पीएम साहब के पास जा रहा हूं और उनके साथ में खड़ा हो जाता हूं। कल फेडरल कैबिनेट से पहले मुलाकात हो जाएगी। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, जो अभी बात कर रहे थे रमेश कुमार साहब, कौमी सियासत के हवाले से इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल चॉइस होगी, क्योंकि उन्हें भी सेंटिमेंट का अंदाज़ा है, और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो तहरीक है, उसको कश्मीर की तहरीक जो है वो रोके हुए है उसका वज़न। इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है मुख्तलिफ चॉइस होगी, लेकिन उन्हें ये चॉइस लेना है जल्द ही, और आवाम को भी इससे आगाह करना है। कल असेंबली में भी एक मौका है, देखिए आगे होता है क्या। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।